घरेलू क्षेत्र ने पहले अपना सारा उत्पादन का साधन बेच दिया फर्म को, और फर्म ने वो सारा साधन के बदले में पैसा लौटा दिया घरेलू क्षेत्र को। घरेलू क्षेत्र में कुछ लोग गरीब भी होते हैं बेचारे, उनका घर परिवार भी ठीक से नहीं चलता, तो सरकार कहती है कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देंगे। केवल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश की फर्मों ने भी वो चीज इंपोर्ट करवाया, क्या हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हाँ जी कर लो, हमें दीजिए सामान, हमें दीजिए सामान, हमें दीजिए सामान। तो जितना ही सामान बनाए उतना ही तो बन पाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा। आय की अपेक्षा ज्यादा है, लग रहा है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा हमको, तो चलो और निवेश बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। तो जब भी प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य बढ़ेगा तो ज्यादा आप निवेश करना चाहोगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12वीं के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण रेखा चित्र अभ्यास करने वाले हैं। एक ही क्लास में आप हर तरह के डायग्राम सीख जाएंगे। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प कर पाएगा। ठीक है जी। तो देखो यहां पर क्लास 12वीं के बच्चों के लिए है और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं वो हम आपको यहां पर कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें पूछा जाता है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र लिए गए हैं। वैसे तो 4 क्षेत्र टोटल होते हैं समष्टिगत स्तर पर, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक बेसिस पर देखें तो इकोनॉमी के 4 अलग अलग सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि घरेलू क्षेत्र और फर्म या फिर देश की सरकार, इन तीनों की बात करते हैं तो इसका मतलब अपने देश के अंतर्गत बात हो रहा है और अर्थव्यवस्था बंद है। अगर हम यहां पर शेष विश्व या फिर बाह्य क्षेत्र को शामिल कर लें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल कर लें, तो हमारी अर्थव्यवस्था खुली हुई अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो मतलब बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तक जाएंगे, जिसमें कि हम घरेलू क्षेत्र, फर्म और सरकार तक शामिल कर सकते हैं। अब यहां पर चतुर्थ क्षेत्रीय तक जाते हैं तो शेष विश्व भी इसमें सम्मिलित हो जाता है और यहां पर हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना शुरू कर देता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं जो अपना राष्ट्रीय आय से संबंधित जो डायग्राम बनता है वो है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मुख्य कौन कौन से घटक होते हैं। तो मैंने बताया ना 4 कंपोनेंट तो हैं, लेकिन 2 सेक्टर मॉडल के अंदर केवल 2 ही क्षेत्र आते हैं। क्या 2 कोई सा भी ले सकते हैं? नहीं, ये 2 क्षेत्र फिक्स हैं। कौन कौन से? एक है परिवार या फिर घरेलू क्षेत्र, इसी का नाम दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। और दूसरा होता है फर्म, जो कि उत्पादन करने का काम करेगा, प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो देखिए यहां पर ऐसी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र हैं। एक हमने यहां पर बना दिया, मान लीजिए घरेलू क्षेत्र। एक हम क्या तैयार कर रहे हैं, देखना, घरेलू क्षेत्र को तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, हाउस होल्ड सेक्टर को हमने तैयार कर लिया। और दूसरा यहां पर कहीं हम नोट कर लेते हैं फर्म को। और फर्म का काम क्या है? फर्म का काम है वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन करना, सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है जी। और हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है? तो इसको हम बोल देते हैं यहां पर उपभोग क्षेत्र। क्या बोल देते हैं? उपभोग क्षेत्र बोल देते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है जी, आप इसे बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहां इसका काम रहता है वस्तु और सेवा का उपभोग करना, इस्तेमाल करना। अब रिलेशन देखिए दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम यहां अलग कलर का चुनाव करते हैं। घरेलू क्षेत्र के पास जितना भी उत्पादन का साधन है वो फर्म को दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर दे दिया गया भूमि, फिर दे दिया गया श्रम यानी कि लेबर, इसी प्रकार से कच्चा माल या फिर बोल दीजिए पूंजी। जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सब के सब किसके पास जा रहा है? तो फर्म के पास जा रहा है। ठीक है जी। किसने बेचा ये साधन? घरेलू क्षेत्र ने बेचा। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी संगठन सब कुछ दे दिया किसको? फर्म को। अब फर्म क्या करता है उसके बदले में? यहां पर पैसे लौटाता है। किन किन रूपों में पैसे लौटाता है? तो मैं इसको यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन अभी करूंगा कि यहां देखना किस तरीके से स्मूथली थोड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाना, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और काम भी अपना हो जाए। अब देखो जी, भूमि के बदले में क्या फर्म क्या लौटाएगा घरेलू क्षेत्र को? तो रेंट लौटाएगा, जिसको हम लगान कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनना, मैं एक एक वर्ड को यहां पर इंग्लिश में भी बोल दूं
बोल दूंगा, ठीक है जी। तो लगान को क्या बोलते हैं, रेंट। उसके अलावे लेबर को क्या मिलता है, श्रम को क्या मिलता है, श्रम को मिलता है यहां पर क्या, मजदूरी, जिसको वेजेस कहते हैं। तो हमने यहां पर हिंदी से लिखा मजदूरी, यानी कि वेजेज आप लिख लेना। फिर पूंजी दिया है, तो पूंजी के बदले में क्या मिलेगा, घरेलू क्षेत्र को मिलेगा ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। साहसी होता है जिसको हम उद्यमी कहते हैं, रिस्क उठाता है यही, तो इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा जी। लो, तो इतना सारा आपको काम कर देना है। अब देखिए दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप अब इसमें क्या समझने हैं। दूसरा स्टेप हम यहां पर ले रहे हैं दूसरे कलर से। मान लो कि हमने यहां पर कलर चुनाव कर लिया व्हाइट। अब देखो, घरेलू क्षेत्र ने पहले अपना सारा उत्पादन का साधन बेच दिया फर्म को, और फर्म ने वो सारा साधन के बदले में पैसा लौटा दिया घरेलू क्षेत्र को। अब घरेलू क्षेत्र वस्तु और सेवा चाहता है, जो उत्पादन कौन करेगा, फर्म। तो फर्म से जो भी वस्तु या सेवा उत्पादन हो रहा है, ये किसको मिल गया, घरेलू क्षेत्र को मिल गया, ठीक है जी। क्या मिला, वस्तुएं एवं सेवाएं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिख दीजिए वस्तुएं एवं क्या, सेवाएं, ठीक है। इतनी सी बात तो पक्की हो गई। लेकिन अब घरेलू क्षेत्र जितना भी पैसा खर्च करेगा वस्तु और सेवा पर, वो सब पहुंच जाएगा फर्म के पास। जैसे यहां पर लिख दो वस्तुएं एवं सेवाएं पर खर्च, वस्तुएं एवं सेवाओं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वस्तुएं एवं सेवाओं पर क्या लिखोगे, खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये लिख दोगे। एक्सपेंडिचर इसने किया है किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो वो सारा पैसा फर्म के पास पहुंच गया। क्यों खर्चे किया, क्योंकि घरेलू क्षेत्र फर्म से लिया था वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोग करने के लिए, क्लियर ना। तो दोनों के बीच में इस प्रकार से लेन देन हो जाता है एक देश के अंतर्गत। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, द्विक्षेत्रीय मॉडल है, ठीक है जी। ध्यान रखोगे, अगर राष्ट्रीय आय नहीं लिखता है, सिर्फ लिख दिया आय का द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह क्या है, तब भी यही है, ध्यान रखना। अब ये तो हो गया केवल तब जब यहां पर हमारा अर्थव्यवस्था पहले वाली थी, मतलब जब हमारी अर्थव्यवस्था रहती है बहुत पुरानी, यानी कि जिस समय बैंकिंग सेक्टर की कोई बात नहीं हो रही होती। लेकिन चूंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्षेत्र था अपना, वो तो रहेगा ही रहेगा, जो कि हमारा घरेलू क्षेत्र था। क्या शामिल करोगे, पहले घरेलू क्षेत्र को आप शामिल कर दो। तो घरेलू क्षेत्र या फिर हाउस होल्ड सेक्टर हमने शामिल कर दिया, ठीक है जी। और दूसरा अपना क्या रहेगा, फर्म। दूसरा क्या रहेगा जी, दूसरा रहेगा फर्म, ठीक है। जिसको हम लोग फर्म बोल रहे हैं, ये उत्पादन करने का काम करता है। और जिसे हाउस होल्ड कह रहे हैं, ये सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने का काम करता है। आप ऐसा समझ लो, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है जी। हाउस होल्ड सेक्टर हो गया ये अपना। तो दो सेक्टर हैं। लेकिन अभी देखना, हमने यहां पर लिखा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाएं समावेशन कर लेने पर क्या होगा। तो जैसा चक्र पहले एक बार हमने बनाया था, बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। वो तो रहेगा उतना, जैसे भूमि दे दिया, श्रम, ठीक है जी। फिर इसी प्रकार से पूंजी और उत्पादन के अन्य जितने भी साधन हैं, सब जो है फर्म के पास जा रहा है, घरेलू क्षेत्र से निकल करके फर्म के पास। और फर्म उसके बदले में जो लौटाता है पैसा, उसको बोलते हैं रेंट, यानी कि लगान। फिर जो बोल दीजिए वेजेज, यानी कि मजदूरी। और मजदूरी के बाद बोल दीजिए ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद साहसी को क्या मिलता है, लाभ, यानी कि प्रॉफिट। तो आप यहां पर लाभ भी नोट कर लो। चलो अब देखें जरा दूसरा रिलेशन। अब फर्म तैयार करता है वस्तुएं और सेवाएं और दे देता है घरेलू क्षेत्र को कि लो आप उपभोग करो वस्तु और सेवा का। तो घरेलू क्षेत्र ने क्या लिया, लिया है वस्तुएं एवं सेवाएं। किससे लिया है, फर्म से लिया है। तो फर्म पर फर्म को ये पेमेंट भी करेगा, किस रूप में देखना, वस्तुएं एवं सेवाओं पर खर्च। तो अभी एक आपने डायग्राम सीखा था, बिल्कुल वही है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च। अभी तक तो बिल्कुल यहां तक सेम है। अब देखो चेंज कैसे होता है। यहां पर बीच में एक आ जाता है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवा का मतलब है बैंकिंग सेक्टर बोल दो आप, यहां पर आ गया है। लेकिन केवल बैंक नहीं है, बल्कि आप इसको बोलोगे वित्तीय सेवाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि डाक पोस्ट ऑफिस ये सबको भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे।
तो वित्तीय सेवाएं आपने यहाँ पर नोट कर देना होता है, ठीक है जी, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है। अब देखिए रिलेशन कैसे बनेगा। घरेलू क्षेत्र अपना पैसा ले जा करके बैंक में पैसा समझ लो जमा भी कर रहा है, यानी कि डिपॉजिट कर रहा है, और उसी वक्त हो सकता है फर्म को जरूरत पड़ जाए, तो यहां पर फर्म ने क्या किया, इस पैसे को उधार ले लिया, ठीक है जी। और जिस समय फर्म के पास पैसे ज्यादा होता है तो फर्म ले जा करके वित्तीय सेवा में बचत कर दिया, यानी कि बैंक में जमा कर दिया, और हो सकता है उस समय घर में घरेलू क्षेत्र को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो ये पैसा वो उधार ले सकता है, कर्ज ले सकता है, ठीक है जी। उधार ले लिया इस बार घरेलू क्षेत्र ने। तो ये भी आपका 2 सेक्टर मॉडल ही है, 3 सेक्टर मत बोल देना, ऐसा नहीं कि 1 2 3 है सर, अब इसको द्विक्षेत्रीय मॉडल कैसे बोल रहे हैं। तो असल में घरेलू क्षेत्र और फर्म केवल 2 ही क्षेत्र शामिल है यहाँ पर। अब कहोगे सर वित्तीय सेवाएं वो उसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं क्या, तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर वर्क कर रहा है, मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा है, बीच में काम कर रहा है, इंटरमीडिएट के रूप में, जो कि फर्म और घरेलू क्षेत्र को बस आपस में लेन देन करने की प्रणाली को थोड़ा सुविधाजनक बनाता है। समझ गए होगे। अब यहां पर क्या सर हम 2 ही सेक्टर लिखेंगे, घरेलू क्षेत्र और फर्म को केवल? हाँ जी हाँ, आप यहां पर वित्तीय सेवा मत लिख देना, आपको हेडिंग में लिख देना है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था है जहां पर वित्तीय सेवाएं शामिल तो होगी ही होगी, इसीलिए इसको हम लोग वित्तीय सेवा का समावेशन भी कह रहे हैं, यानी कि इंक्लूड हो गया हमारा वित्तीय सेवाएं। तो 3 सेक्टर नहीं है, 3 सेक्टर नहीं है, यहां पर अभी भी 2 क्षेत्रीय मॉडल ही है, ये सिर्फ एक वित्तीय सेवा है, इसको क्षेत्र मत बोलो, ठीक है जी, इतना सा ध्यान रखो। अभी अब आइए त्रिसेक्टर मतलब 3 सेक्टर पर आएंगे, तो इसको बोलते हैं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से घटक हैं। तो घरेलू क्षेत्र और फर्म तो रहेगा ही, जैसा अभी था वैसा सेम टू सेम बनाएंगे और फिर गवर्नमेंट को शामिल कर लेंगे। तो यहां पर आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करने हैं, सबसे पहले तो हम अपना घरेलू क्षेत्र जैसे तैयार कर रहे थे वैसे तैयार करेंगे ही, फर्म के बारे में जो बातें थी वो तो रहेगा ही, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन अब देखिएगा हम लोग कैसे क्या रिलेशन बनाते हैं, कहां से। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। देखो जी, ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे आपको तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट तो है ही चीजें, लेकिन अगर आपको सीखने को सच में कुछ मिलता है तो आप चैट्स में भर भर के हमारे लिए वो प्यार भेज सकते हो जो आप असल में लिख रहे हो मन ही मन, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये नीड होती है और आपने डिमांड भी किया इस चीज का, तो हम सप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर देखिएगा ये अपना क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ये अपना है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी। और इधर क्या है अपना, इधर अपना है फर्म, फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म ही बोलते हैं इसको। फर्म को आप उत्पादक बोल सकते हो ज्यादा ज्यादा, और क्या प्रोड्यूसर बोल सकते हो। तो फर्म को यहां पर फर्म लिखो, उत्पादक लिखो, एक ही बात है। रिलेशन बनाते हैं जरा। घरेलू क्षेत्र ने दे दिया इसको उत्पादन के सभी साधन, जैसे कि हमने बोला भूमि, हमने बोला क्या श्रम यानी कि मजदूर, या फिर पूंजी, या फिर और जोड़ दो इसमें साहसी, कच्चा माल, जितने चीजें लिखना चाहते हो सब उत्पादन का साधन फर्म के पास। उसके बदले में फर्म ने क्या चुकाया, फर्म ने चुकाया रेंट, फर्म ने चुकाया मजदूरी यानी कि वेजेज, ठीक है, और क्या चुकाया है, पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, साहसी को क्या मिला, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ये रिलेशन बन गया पहला। दूसरा, अब जितने भी साधन थे सब ये फर्म इस्तेमाल करता है और तैयार करता है वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं किसको चाहिए, घरेलू क्षेत्र को, तो मिल गया वस्तुएं एवं क्या लिखोगे, सेवाएं। लेकिन वो वस्तु और सेवा के बदले में क्या मिला फर्म को, तो फर्म को मिलेगा वस्तुएं एवं सेवाएं पर खर्च। जो घरेलू क्षेत्र ने खर्च किया वस्तु और सेवा पर, वो खर्च किसके पास पहुंच गया, इनकम के रूप में फर्म के पास पहुंच गया। अब तीसरा यहां पर शामिल कर लेते हैं हम लोग, वही वित्तीय सेवाएं शामिल कर लो, इसको लिख दो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर वित्तीय सेवाएं। रिलेशन कैसा बनेगा, तो देखो घरेलू क्षेत्र अपना पैसा यहां पर डिपॉजिट कर सकता है, जमा कर सकता है, और उसी समय पैसा जरूरत पड़ गया फर्म को तो उधार
ले सकता है फर्म। लेकिन फर्म के पास अगर पैसा अच्छा खासा है, उसने जमा कर दिया यहाँ पर, तो हो सकता है जरूरत पड़ जाए घरेलू क्षेत्र को, तो घरेलू क्षेत्र इस चीज को उधार ले सकता है। तो इसका मतलब अभी भी ये टू सेक्टर मॉडल ही हुआ। लेकिन हम यहाँ गवर्नमेंट को कहीं एक जगह शामिल कर देते हैं, जहां भी स्पेस दिखे वहां पर आप लगा दो। जैसे कि मुझे थोड़ा नीचे स्पेस दिख रहा है, तो मैंने एक यहाँ पर जो वो पिक्चर बना दी। अब चाहे तो ऊपर बना सकते हैं, ठीक है जी, आपके हिसाब से वो चलेगा कहाँ आपको बनाने हैं। अब देखो, ध्यान से देखो जी, ये अपनी आ गई देश की सरकार, ठीक है, देश की सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई। तो जी गवर्नमेंट को हम GOVT लिख दें शॉर्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो, अब घरेलू क्षेत्र में यहाँ पर कुछ लोग अमीर होंगे, है ना, लेकिन कुछ लोग गरीब भी होंगे यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे ही ठीक फर्मों के साइड में कुछ फर्में बहुत अच्छा खासा मुनाफा देश में कमा रही होती है, कंपनियां बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाती है, तो इन पर जो यहाँ पर अमीर हैं, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। और जो है यहाँ इंसान है घरेलू क्षेत्र में, कुछ अमीर लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, तो उन पर भी टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब सरकार जो है वो टैक्स वसूलेगी घरेलू क्षेत्र से। तो यहां पर आप लिख सकते हैं टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर वसूला गया है, ठीक है जी। तो ये टैक्सेस आप लिख सकते हैं कि टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास। लेकिन आपने सुना होगा कि घरेलू क्षेत्र में कुछ लोग गरीब भी होते हैं बेचारे, उनका घर परिवार भी ठीक से नहीं चलता, तो सरकार कहती है कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देंगे, और स्कॉलरशिप के रूप में, वृद्धा पेंशन के रूप में। तो उन चीजों को सरकार कहती है ट्रांसफर इनकम, यानी कि हस्तांतरण आय बोलती है सरकार। स्कॉलरशिप हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सब सारी चीजें सरकार दे रही है घरेलू क्षेत्र को। अब फर्म के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया गया है, तो देखो जरा होता क्या है। फर्म के ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है, तो ये गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा निगम कर। कौन सा टैक्स? निगम कर, और जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या लिखोगे? कॉर्पोरेट टैक्स लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है जी। और हस्तांतरण आय को क्या बोल रहे थे? ट्रांसफर इनकम। लेकिन निगम कर किसने दिया? फर्म ने दिया है सरकार को कि लो जी लो, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, तो सरकार को टैक्स तो देना बनता है। तो फर्म ने इसी विचार के साथ निगम कर दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया सरकार को। तो सरकार भी यहां पर जो अच्छी काम कर रही होती फर्में, जो देश की भलाई के लिए या फिर देश के संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो अच्छा वर्क कर रही होती है फर्में, उन फर्मों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता या फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर इकोनॉमिक सब्सिडी भी मिलता है, जिसे आर्थिक सहायता कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान कर दिया फर्मों को। आपने सुना होगा कि देश में किसानों को इकोनॉमिक सब्सिडी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो वो भी क्या है? आर्थिक सहायता है। समझ गए? तो जहां जहां उपभोग का क्रिया चल रहा है पूरे देश में, वहां वहां बोलेंगे घरेलू क्षेत्र। जहां जहां पूरे देश में उत्पादन का काम चल रहा है उसको बोलेंगे फर्म। और जहां पैसे का सिर्फ लेन देन हो रहा है, जैसे बैंक, जैसे डाक पोस्ट, ये सब चीजें, डाक है ना, घर है ना, तो वो सब सारा जो है वित्तीय सेवाओं के अंदर शामिल हो जाता है। अब बात रही सर सरकार का अर्थ क्या है? तो सरकार का यहां पर अर्थ है देश को इस तरीके से बैलेंस करके चलना ताकि देश में सामंजस्य की स्थिति बनी रहे लगातार, और लोगों में यहां पर आर्थिक विवाद ना पैदा हो। इसके लिए कोशिश सरकार करती है कि असमानता जैसी चीजें समाज में ना रहे। अमीरों से टैक्स चार्ज करो और गरीबों पर या फिर समाज जन कल्याण के लिए खर्चे कर दो, ताकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में चलता रहे, ठीक है जी। तो ये हो गया 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें कि परिवार यानी कि घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, सरकार शामिल थे। तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म और गवर्नमेंट शामिल हैं, तीनों शामिल हो गए, घरेलू क्षेत्र, फर्म और सरकार। तो ये होता है त्रि क्षेत्रीय आर्थिक या फिर अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय का चक्रीय प्रवाह। तो एक राष्ट्रीय यानी कि एक देश में ऐसे ही पैसा विभिन्न क्षेत्रों के बीच में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब तक एक व्यक्ति की आमदनी दूसरे के खर्च के बराबर होता रहेगा, तब तक ये आर्थिक प्रवाह की गति जो है चलता रहता है, चलता रहता है। अब यहां पर समझना जरा ध्यान से, चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मुख्य घटक कौन कौन से आ गए? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, सरकार और शेष विश्व। ये जो शेष विश्व है, इसका मीनिंग है कि अपने देश को छोड़ करके दुनिया के अन्य देशों को हम शेष विश्व कहेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है जी। अब इसके लिए कैसे बनेगा? थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बहुत पेचीदा हो जाएगा, बट सुंदर बनाने के लिए स्पेस हम थोड़ा यहाँ पर छोटा छोटा रखते हैं सारा, ताकि सब कुछ एडजस्ट हो जाए हमारा। देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर घरेलू क्षेत्र को रखा, फिर हम यहाँ पर कहीं फर्म को रख लेते हैं, फिर ऐसे ही हम यहाँ पर बीच में वित्तीय सेवाएं शामिल करेंगे, तो पता ही है आपको। उसके अलावे
हम यहाँ पर मान लेते हैं देश की सरकार शामिल है, ठीक है जी। और फिर हम ऊपर ले लेते हैं कहीं पर भी शेष विश्व को। अब चाहे तो ऊपर सरकार को भी रख सकते हैं, वो भी बेस्ट है, जहां पर भी आपको मन करे वहां रख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, तो सुंदर बनाने के लिए हमने पहले गोल गोल घेरे कर लिए। तो यहां पर कहोगे ये तो सर 5 सेक्टर लग रहा है, नहीं, बीच वाला जो वित्तीय समावेशन लिखेंगे बार बार, वित्तीय सेवाएं, वो तो क्षेत्र माना ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए यहां पर देखो सबसे पहला क्षेत्र आया घरेलू क्षेत्र, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी, घरेलू क्षेत्र। अब हिंदी में लिखेंगे, क्लियर हो ना। फिर दूसरा लिखेंगे फर्म, फिर तीसरा लिख दो कहीं पर भी सरकार का नाम लिख दो, सरकार ऊपर लिखो नीचे लिखो सब चलेगा। मैंने नीचे लिखे थे ना पिछले में, तो नीचे ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा आपको। चलो फिर ऊपर लिख देते हैं शेष विश्व, चलेगा ना, शेष विश्व, ठीक है जी। लो अब नीचे सॉरी बीचों बीच में हम क्या लिखेंगे, वित्तीय सेवाएं लिख देंगे, ठीक है, वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज। लो अब देखो ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है, क्या किसके पास पैसे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जैसा लेन देन पहले हो रहा था, फर्म के पास जा रहा तो उत्पादन के सभी साधन, तो आप यहां पर भेज सकते हैं उत्पादन के सभी साधन फर्म को, ठीक है जी। फर्म को भेज दिया गया क्या क्या, तो फर्म को भेजा गया भूमि, फर्म को भेजा गया श्रम, फर्म को भेजा गया पूंजी, फर्म को भेजा गया क्या, फर्म को भेजा गया साहसी, ठीक है जी। ये सब सारी चीजें फर्म के पास जा रहा है। वापस से फर्म क्या देगी घरेलू क्षेत्र को, घरेलू क्षेत्र को दे देगा क्या क्या, तो यहां पर लिख दो उस चीज को कि सर लगान है ना, प्लस क्या लिखोगे, मजदूरी, प्लस क्या लिखोगे, ब्याज, प्लस लिख दो लाभ। अब देखिए यहां पर थोड़ा बदलाव करिए, जैसे मैंने बताया कि अब फर्म से क्या जाएगा घरेलू क्षेत्र को, तो फर्म से घरेलू क्षेत्र के बीच में क्या जाएगा ये बताइए आप। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, लो जी लो, हाँ जी अब ठीक लग रहा है। तो देखिए अब हमने क्या लिखना है, यहां पर वस्तुएं एवं सेवाएं लिखना है, वस्तुएं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं। शायद आप समझ पाए हो पिछले डायग्राम, ये थोड़ी सी देखो कितनी गंदी गंदी दिखने में लगेगी यहाँ पर, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है जी। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहां पर खर्चे पेमेंट कर देंगे, ये लो जी खर्चे हमने दे दिए, क्या लिखेंगे, वस्तुएं एवं सेवाओं पर खर्च। बस क्या किधर जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वस्तुएं एवं सेवाएं पर खर्च, वस्तुएं एवं सेवाएं पर खर्च, ठीक है जी। अब देखो जरा क्या होगा, कैसे होगा, कहां पर लेन देन। अब वित्तीय सेवा के साथ साथ में हम पैसे जमा कर सकते हैं और पैसे उधार भी ले सकते हैं, ये तो हो गया यहां पर। फिर ऐसे ही यहां पर अगर हम जो है उधार की पहले बात करें, तो हम पैसे जमा भी तो कर सकते हैं, लो जी लो, हो गया रिलेशन। यहां तक तो सेम है, सरकार के साथ रिलेशन की बात कर रहे थे, तो यहां पर हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं, तो लिख दो यहां पर टैक्स, ठीक है जी, टैक्स हमने लिख दिया। और सरकार हमको क्या देती है वापस, तो सरकार हमें देती है यहां पर हस्तांतरण आय यानी कि ट्रांसफर इनकम, जिसमें कि वृद्धा पेंशन और स्कॉलरशिप, ये सब चीजें हमारे पास आता है सरकार से, बिना काम के बदले ये सब चीजें पैसे मिल जाते हैं हमें। और फिर जो निगम कर है वो किसके द्वारा पेमेंट किया जाता है, तो फर्मों के द्वारा सरकार को पेमेंट किया जाता है निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, क्या लिखेंगे, निगम कर। लेकिन सरकार क्या देती है उन फर्मों को जो अच्छे खासे काम कर रहे हैं देश की भलाई के लिए, तो उन्हें देती है आर्थिक सहायता, क्या देती है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी, जिसको बोलते हैं सहायता, ठीक है। इतनी सी काम हो गई। अब शेष विश्व के साथ हम रिलेशन देखें जरा इसका। अब शेष विश्व के साथ रिलेशन क्यों बनाने की आवश्यकता है, सबसे पहली चीज इस चीज को समझिए, हमें दूसरे देश से कोई भी संसाधन क्यों लेना है, क्योंकि वो अपने देश में अगर नहीं है या फिर बहुत कम है उपलब्ध,
तब जाकर के हम सस्ता दूसरे देशों से उठा करके लाने की कोशिश करते हैं, यही होता है ना। यानी कि या तो हमारे देश में सामान बन रहा है तो महंगा बन रहा है, तब हम दूसरे देशों से सामान सस्ता मंगवाने की कोशिश करते हैं कि चलो वहां वाला सस्ता होगा तो वहीं का मंगवा लेते हैं, या फिर वो संसाधन वो वस्तु हमारे देश में है ही नहीं, तो ऐसी स्थितियों में हम दूसरे देशों से ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं। तो घरेलू क्षेत्र को क्या चाहिए होता है, वस्तु और सेवा, तो कहां से आयात कर सकता है, तो दूसरे देशों से क्या कर सकता है, वस्तुएं और सेवाएं आयात कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आ गई है। लेकिन इंपोर्ट के बदले में वापस आपको पैसा तो दे देना पड़ेगा, यानी कि हमारे देश से पैसा बाहर चला जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं एम माइनस में लिख सकते हैं कि हमारे देश से इंपोर्ट करने पर पैसा बाहर चला गया। इसे आप लिख सकते हैं आयात पर खर्च, क्या लिखेंगे, आयात पर खर्च। ठीक है जी, आपकी किताबों में पटांग कुछ भी चीज लिखा हो कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, आयात पर खर्च, आयात पर क्या खर्च, कंसेप्चुअली समझिए कि मैं क्या बोलता हूं और क्या हमें समझने भी है। ठीक है, अब शेष विश्व से फर्म को क्या चाहिए, फर्म को हमेशा से क्या चाहिए होता है, कच्चा माल, है ना, या फिर कह लो श्रम मजदूरी, ये सब चाहिए होता है फर्म को, जो कि पहले अपने ही देश के घरेलू क्षेत्र से ले रहा था। अब फर्म चाहे तो विदेशों से भी कच्चा माल वगैरह मंगवा सकता है ना जी। तो यहां पर आप ये बोल दो कि फर्म ने भी क्या लिया, यहां पर साधन लिया, क्या लिया, साधन सेवाएं, साधन सेवाएं, साधन सेवाएं, जिस तरीके से पहले घरेलू क्षेत्र से लिया जा रहा था बिल्कुल वैसा ही साधन सेवाएं ले लिया फर्म ने घरेलू शेष विश्व से। तो शेष विश्व को पेमेंट भी तो कर देना पड़ेगा, लो जी लो, पेमेंट भी कर दो। इसको बोलते हैं केवल भुगतान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, केवल भुगतान लिख दो या फिर पेमेंट लिख दो। इतने सी बातें समझ में आ गई क्या सर, केवल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश की फर्मों ने भी वो चीज इंपोर्ट करवाया, क्या हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हाँ जी कर लो। दूसरे देशों को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं चीजें, वस्तुएं सेवाएं संसाधन, जो भी निर्यात करना आप कर सकते हो। तो हमने यहां पर क्या लिखा, दरअसल हमने यहां पर लिखना है निर्यात। क्या निर्यात किया हमने, साधनों का हो सकता है निर्यात कर दिया, क्योंकि घरेलू क्षेत्र के पास तो साधन होता था जो कि फर्म को मिलता था पहले अपने ही देश का फर्म, अब उस चीज को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा जो घरेलू क्षेत्र है वो बाहरी देशों से प्राप्त कर सकता है, जिसको हम कहते हैं भुगतान कर दिया, मान लो पेमेंट कर दिया। किसने पेमेंट कर दिया, तो विदेशों ने हमें पेमेंट कर दिया, घरेलू क्षेत्र को हाथ में पैसा मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट किया था, इसलिए यहां पर एक्स से डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सर ऐसा रिलेशन इधर भी होगा, हाँ जी हाँ, बना दो ना, बना दो जी बना दो, इसके कनेक्शन बना दो। सॉरी, अब हम फर्म से ले लेंगे ना, तो फर्म को आता क्या है, वस्तु और सेवाएं तैयार करना, तो वस्तु और सेवाएं किसको दे दिया, इसने निर्यात कर दिया, ऐसे समझ लो, है ना। यानी कि फर्म ने क्या किया है, निर्यात किया है, क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और उसके बदले में फर्म को क्या मिलेगा, तो सर फर्म को मिल जाएगा यहां पर भुगतान, यानी कि आप लिख दो यहां पर पेमेंट। ठीक है जी, भुगतान। क्या इतनी सी बात समझ आ गई है, देखो कितना अटपटांग सा ये डायग्राम देखने में लग रहा है, लेकिन जरा सिस्टम आप समझिए और फिर उसके हिसाब से आप काम करिएगा। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर में और किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर में जनरली 4 सेक्टर मॉडल नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आने के चांस भी रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम एग्जामिनेशन का उद्देश्य हमेशा से होता है बच्चों के अंदर में कंसेप्ट क्लैरिटी जांचना, ये नहीं कि बच्चों के ऊपर में जबरदस्ती एक बड़ा सा क्वेश्चन थोप देना। तो अगर आपसे कंसेप्ट क्लैरिटी उसको चाहिएगा एग्जामिनर को, तो वो आपसे त्रिक्षेत्रीय मॉडल तक सवाल कर लेते हैं। 4 सेक्टर मॉडल भी आपका बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप हमारी वन शॉट लेक्चर को लगा लेना, ये हलवा सा लगना शुरू हो जाएगा आपको फिर से। ठीक है जी, क्योंकि उनकी कंप्लीट थ्योरी हमने वहां पर पढ़ा रखा है। अब आइए आगे, जिस भी थ्योरी में दिक्कत हो उसके लिए वन शॉट देखना, है ना। तो हमने आपको कंप्लीट यहां पर डायग्राम देना सही समझा। अब आते हैं बहुत ही प्यारा सा डायग्राम अपना उपभोग फलन, है ना, कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड बातें भी करेंगे हम लोग। तो कंजम्पशन फंक्शन में एक जबरदस्त बात जो पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके समीकरण को समझिए कि कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पर,
यानी कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी आमदनी पर डिपेंड करता है। इसी चीज को या फिर आप लिख सकते हैं कि कंजम्पशन जो होता है, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब हमारी खुद की आमदनी नहीं होती, या फिर हम पास्ट इनकम से कंजम्पशन कर रहे होते हैं, पिछले साल के आमदनी से उपभोग कर रहे होते हैं, या फिर हम कर्ज लेकर के उपभोग कर रहे होते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए स्वायत्त उपभोग तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में अभी जी रहे हैं लेकिन खुद की आमदनी तो नहीं है, तो पेरेंट्स की इनकम से कंजम्पशन आप ये वाला कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, स्वायत्त उपभोग है। लेकिन बी एक नया तरह का उपभोग है जो कि हमारी इनकम पर डिपेंड करता है, तो बी के साथ में हम वाई को रखेंगे। वाई मतलब आमदनी। अब ए के साथ में देखना आमदनी नहीं रखा है तो हम इसको स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। तो एक एक चीज पहले पहचान करना सीख लीजिए कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भैया स्वायत्त उपभोग है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। स्वायत्त उपभोग ये हो गया। अब समझिए कि सर बी वाई एक साथ में बोला जाएगा तब क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं प्रेरित उपभोग। इसका नाम क्या होता है, प्रेरित उपभोग, यानी कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जो सर सी है उसका मीनिंग क्या है ये भी बता दो, तो इसका मीनिंग है कुल उपभोग, यानी कि टोटल कंजम्पशन। क्या इसको बोलते हैं, टोटल कंजम्पशन। अब ये बात ध्यान से समझना जरा, हमने यहां पर सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होता है और वाई एक्सिस। अब जैसा कि जानते हैं ये आय रोजगार का निर्धारण जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसी चैप्टर का कंटेंट है, और हमें बनाना उपभोग फलन। तो उपभोग की बातें कहां लिखेंगे, जिसका डायग्राम बनाना हो उसको लिखेंगे वाई एक्सिस पर। जैसे उपभोग की बातें हैं तो उपभोग हमने लिखा वाई एक्सिस पर, और जो आय का स्तर है, रोजगार का स्तर है, उत्पाद का स्तर है, सब बराबर होते हैं, तो आप लिख दीजिए इसको एक्स एक्सिस पर। मतलब हमने यहां पर जो आय लिखा है आप समझ रहे होगे आय का स्तर है, या फिर आप इसे रोजगार का स्तर, उत्पाद का स्तर यानी कि आउटपुट लेवल भी कह सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो कंजम्पशन हमारा शुरुआत, कंजम्पशन वाली लाइन जीरो से शुरुआत ना होकर के अगर वाई एक्सिस से प्रारंभ हो रहा है तो इसका मीनिंग कुछ होता है भाई, और ये मीनिंग ये होता है कि टोटल कंजम्पशन हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होता है प्लस में इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी होता है। तो स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, दोनों प्रकार के उपभोग को जोड़ दिया जाए तो निकलता है कुल उपभोग। और कुल उपभोग की रेखा हमारा यहां से वाई एक्सिस से प्रारंभ होकर के जा रहा है, ना कि ओरिजिन से। ठीक है जी, ओरिजिन से शुरुआत मत करना, कब होगा उसकी शुरुआत वो मैं आगे बताऊंगा अभी तुरंत। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये गैप आपने क्यों रखा, आप ओरिजिन से क्यों नहीं लिए। तो देखो स्वायत्त उपभोग का मीनिंग होता है कि जब आय का स्तर जीरो हो तो उपभोग कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पूरे देश का कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा। कि हमारी देश की राष्ट्रीय आय अगर जीरो रही तब भी उपभोग जीरो हो जाएगा, नहीं ना। इनकम नहीं है फिर भी आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो करने पड़ेंगे। तो ये जो अमाउंट यहां से यहां के बीच का दिखेगा गैप, ठीक है, डायग्राम में तो गैप ही दिखेगा आपको। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, थोड़ा सा रुकना मैं इसको हटाता हूं। डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहां पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इतना कंजम्पशन दिखा रहा है। दरअसल ये जो गैप है इसी गैप का नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन या फिर स्वायत्त उपभोग। ठीक है जी, यही क्या आपका स्वायत्त उपभोग है, समझ गए। लेकिन सर उसके बाद प्रेरित उपभोग कहां है, देखो प्रेरित उपभोग का यहां पर शुरुआत हो जाएगा जब लेवल ऑफ इनकम आपका आ जाएगा। मान लो लेवल ऑफ इनकम इतना है तो कंजम्पशन इतना। ठीक है जी, फिर जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ा यहां पर वैसे ही कंजम्पशन लेवल आपका बढ़ गया, फिर से लेवल ऑफ इनकम बढ़ा तो फिर से आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ गया। तो हमने तो एक तरीके से आपका पूरा पूरा थ्योरी ही समझा दिया यहाँ पे आपको। तो आपने इस चीज को समझ लिया बहुत बढ़िया तरीके से कि कंजम्पशन वाला लाइन वाई एक्सिस से प्रारंभ होकर के ऊपर उठते हुए चली जाती है, बाएं से दाएं ऊपर उठते हुए, बाएं से दाएं किधर ऊपर उठते हुए। ठीक है जी, तो उपभोग की रेखा ये हो गया। सर स्वायत्त उपभोग के बारे में तो आपने समझा दिया है, तो क्या स्वायत्त उपभोग आप बना लोगे अब। ठीक है जी, स्वायत्त उपभोग बना लोगे आप। यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करिए, सिंपल सी बात है। यहां पर आप ओरिजिन लीजिए, उपभोग की बातें आप वाई एक्सिस पर लिख दीजिए और आय का स्तर जो है वो एक्स एक्सिस पर लिख दीजिए। ठीक है, देखो उपभोग की रेखा कहां से प्रारंभ होगा, सर वाई एक्सिस से प्रारंभ होगा, और ये जो गैप होगा सर इसे क्या बोलेंगे, तो इसका नाम है स्वायत्त उपभोग। यही है आपका स्वायत्त उपभोग की बातें, क्लियर है ना। अब समझते हैं प्रेरित उपभोग की बातें। प्रेरित उपभोग के बारे में समझो। प्रेरित उपभोग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह आमदनी पर ही डिपेंड करता है, यानी कि जब इंसान कमाने लगता है तब उसकी उपभोग की प्रवृत्ति यानी कि उपभोग करने का आदत में बदलाव होता है, और इस चीज को यहां पर देखेंगे आय के स्तर के साथ। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम के साथ कंजम्पशन की बातें हम लोग करेंगे।
तो ये प्रेरित उपभोग की बातें होगी तो ये ओरिजिन पॉइंट से जाएगा। अब जिसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये बी वाई वाला लाइन है, जिसका मीनिंग है प्रेरित उपभोग। क्या नाम है इसका? प्रेरित उपभोग नाम है। ठीक है जी, प्रेरित उपभोग। क्लियर है इतनी सी बातें? अब ये क्यों ऐसा? क्योंकि जब लेवल ऑफ इनकम जीरो रहेगा तो आप ऐसा थोड़े ना कोई बहुत महंगी महंगी चीजें आप इस्तेमाल करोगे या फिर जीवन स्तर बहुत स्टैंडर्ड कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो लेवल ऑफ इनकम आपका जीरो है तो उस समय भी आप प्रेरित उपभोग तो नहीं करेंगे, मतलब शान शौकत वाली चीजें तो नहीं जिएंगे आप, ऐसा समझ लो, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम है ही नहीं आपका। तो ऐसा जो प्रेरित उपभोग होता है वो जीरो रहता है उस समय, मतलब आय का स्तर जीरो तो प्रेरित उपभोग का स्तर भी जीरो रहेगा। ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ये प्रेरित उपभोग धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गया? तो ये कहानी यहां पर छुपी हुई है। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। सर बचत फलन के बारे में बताओ। तो देखो बचत फलन जो यानी कि है, बचत डिपेंड करता है इनकम के ऊपर में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बचत जो टोटल वाला है वो डिपेंड पहले किया क्या? स्वायत्त बचत। और स्वायत्त बचत को यहां पर हम लिख रहे हैं ए बार से। अब कहोगे सर ये तो अभी स्वायत्त उपभोग था। हाँ जी हाँ, स्वायत्त उपभोग जितना था उसको नेगेटिव साइन के साथ रख दोगे तो बन जाएगा स्वायत्त बचत, है ना? यही तो कर्ज लेकर के कंजम्पशन कर रहे थे, तो वही नेगेटिव सेविंग ही बात करते हैं, क्योंकि कर्ज लिया था मतलब सेविंग नेगेटिव है इसका मतलब। चलिए फिर यहां पर बात करते हैं प्लस में क्या? 1 माइनस बी और वाई। ठीक है जी। अब ये क्या है चीजें मैं बताऊंगा। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। क्या मतलब है? एमपीएस। ठीक है जी। और केवल बी के बारे में बात करें तो एमपीसी है, और केवल यहां पर पूरा ले लीजिए 1 माइनस बी तो इसको बोलते हैं एमपीएस। केवल बी रखेंगे तो क्या है? एमपीसी। वाई मतलब क्या है? इनकम है। ठीक है, पहचान तो आ गया। तो अब समझिए ध्यान से, एस मतलब टोटल सेविंग है यहां पर। तो हम यहां पर बात करते हैं एक का करके, ध्यान से जरा देखिए। एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब है कुल बचत का स्तर, टोटल सेविंग है तो इसको एस बोल दीजिए। ये हमारा हो गया ऑटोनोमस सेविंग यानी कि स्वायत्त बचत। क्या बोलते हैं इसको? स्वायत्त बचत यानी कि ऑटोनोमस सेविंग। जब लेवल ऑफ इनकम नहीं होता तो हम कंजम्पशन करने के लिए जो कर्ज लिए हुए थे वही वाला वैल्यू यहां पर नेगेटिव साइन के साथ रहता है। 1 माइनस अगर बी की बात करें केवल तो इसका मीनिंग होता है एमपीएस। ठीक है जी। और अगर वाई की बात करें तो इनकम था। लेकिन सर क्या अगर 1 माइनस बी वाई एक साथ में बोलेंगे? ठीक है, तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि जहां पर है ना 1 माइनस बी और साथ में वाई रह जाए तो इसका मीनिंग होता है प्रेरित बचत। इसका नाम क्या है? प्रेरित बचत नाम इसका है, यानी कि इंड्यूस्ड सेविंग इसका नाम है। ठीक है जी, क्योंकि ये वाला जो सेविंग है वो डिपेंड किया इनकम पर, आप ऐसा समझ लो, इसलिए इसमें वाई लगा हुआ नजर आ रहा है। अब इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा तो एक एक बात जरा ध्यान से समझिएगा। हमने यहां पर दो अक्ष को ले लिया है ना, यहां पर हमने रखा वाई एक्सिस पर क्या? हम रखेंगे बचत। क्या रखेंगे? बचत यानी कि सेविंग। और यहां पर हमारा क्या रहेगा? आय का स्तर, जिसको हम वाई बोलेंगे। ठीक है सर। तो बचत क्या सर हमारा कहां से शुरुआत होगा? अभी तो आपने कहा नेगेटिव भी होता है। हाँ जी, तो देखो जरा ध्यान से, बचत की रेखा की जो शुरुआत होगी वो यहाँ वाई एक्सिस जो नेगेटिव रहता है नीचे की तरफ, वहां से शुरुआत होकर के ऊपर उठते हुए जाएगा। तो आप यहां पर कहोगे कि ये हमारा बचत का स्तर है, जिसमें कि हम ऑटोनोमस सेविंग प्लस में क्या बात करते हैं? 1 माइनस बी वाई, है ना? 1 माइनस बी वाई मतलब प्रेरित बचत। तो स्वायत्त बचत और ये सब सारा जोड़ करके प्रेरित बचत, और पूरा जोड़ दें एक साथ में तो कुल बचत। समझ गए? तो ये देखो, अब अगर लेवल ऑफ इनकम हमारे यहाँ जीरो होता है तो सेविंग उस जगह पर हमारी जो है क्या हो गया? जीरो होती है। मतलब हम ये कह देते हैं कि लेवल ऑफ इनकम जीरो होने पर, ठीक है जी, सेविंग सॉरी लेवल ऑफ इनकम जीरो नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, दोबारा मैं कहता हूं नहीं तो गलत हो जाएगी। मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ये मिट क्यों जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं। देखा? तो ये से लेवल ऑफ इनकम पर हमारा जो सेविंग है वो जीरो हो चुका होता है। केवल ये बोल दो, लेवल ऑफ इनकम तो है बट सेविंग क्या है? जीरो है। समझ गए होगे? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट, क्या आ गया ये? पॉइंट
सम विच्छेद बिंदु का, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, परिवर्तन का बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको, मतलब परिवर्तन का बिंदु बोलते हैं। परिवर्तन, आप ऐसा बोलिए इसको, क्योंकि नाम लिखा जाएगा आपका एग्जाम में वही लिखूंगा। सम विच्छेद बिंदु क्या लिखा जाता है? सम विच्छेद बिंदु लिखा जाता है इसको, सम विच्छेद बिंदु। क्लैरिटी है इतनी सी बताइए। अब सर इधर वाली हिस्सा क्या है? ये तो आपका दिखा रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वाला, चूंकि y तो इधर नेगेटिव रहता है, इधर y तो पॉजिटिव रहता है ना, समझ रहे होगे। तो हमने यहाँ पर जो है देखना क्या है कि जब लेवल ऑफ इनकम 0 था और उस समय सेविंग इधर कहीं ना कहीं नेगेटिव थी, तो इसका मतलब ये वाला पूरा जो गैप है यही है दरअसल अपना स्वायत्त बचत, जिसको हम -a से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब यही है आपका क्या? स्वायत्त बचत। क्लियरली समझ आ गया है? आप इसको कैप्चर भी कर लेना जैसे मर्जी, ठीक है। तो ये पूरी पूरी कहानी हुई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसे कैप्चर कर लीजिए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, यहां पर अपना दो तरीके की बातें आएगी। एक तो अपना जो है वे, एक तो अपना आ गया क्या? स्वायत्त बचत। अब स्वायत्त बचत क्या होता है बच्चों? ये देखो जरा ध्यान से, हमने आपको बताया स्वायत्त बचत के बारे में, तो इसको अलग से कर रहे हैं ताकि आपको मजा आए हर एक चीज में। बचत की बातें है ना, तो बचत लिखो y एक्सिस पर, ठीक है जी। पिछले डायग्राम में भी ऐसा था ना, बचत y एक्सिस पर, तो बचत y एक्सिस पर रहता है और आय का स्तर x एक्सिस पर रहता है। अब चूंकि यहां पर नेगेटिव साइड वाला भी इसमें दिखाया जाता है, चूंकि जब लेवल ऑफ इनकम 0 है तब हमारा बचत का स्तर क्या रहता है? नेगेटिव, इधर कुछ ना कुछ। इसलिए डायग्राम तो वैसा ही बनाओगे, लेकिन स्पेशली हम इस वाले एरिया को इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेविंग के बारे में आप टोटल लिखेंगे, तो टोटल बचत यानी कि कुल बचत को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कैसे? तो कुल बचत को लिख रहे हैं S से, और माइनस जो हम दिखा रहे हैं A बार, उसको बोलते हैं स्वायत्त बचत, प्लस 1 माइनस जो BY लिखते हैं इसको बोलते हैं प्रेरित बचत। क्लियर है? तो इस तरीके से बनाने हैं और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम पिछला डायग्राम ही है आपका, इसमें कोई। देखो अब हमें क्या करने होंगे सर, हमें ये तो बताओ, हमें बनाने हैं मान लो प्रेरित बचत। तो प्रेरित बचत यहां पर क्लियर हो चुका है एक ही में हालांकि, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल डायग्राम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बचत का स्तर, फिर यहां पर दिखा दो आय का स्तर, ठीक है जी। तो आपको बचत कैसे दिखाने पड़ेंगे? यहां पर हमें दिखाना है प्रेरित बचत, है ना। तो प्रेरित बचत में आप क्या करेंगे असल में, ये बताओ। तो प्रेरित बचत की कहानी ऐसी कुछ होती है, ठीक है जी। ये देखो स्वायत्त बचत हमने यहां पर आपको दिखाया ना असल में, ये वाला गैप। तो एक काम करना, स्वायत्त बचत के लिए यहां पर एक काम कर सकते हो आप, बिल्कुल पैरेलल लाइन दे सकते हो, ठीक है जी। बट यहां पर गैप वो वाला ज्यादा बेस्ट रहता है, वही दिखाओ, ठीक है वही दिखाओ। अब प्रेरित बचत की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेरित बचत की असल में बात इधर से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, समझ पाए होगे। क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू रहती है, तो आपका ऋणात्मक बचत की चर्चा कर रहा था, समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे। यहां से मैं जोड़ देता हूं इसको, रुकना, हाँ जी अब सही हुआ। और मैं इसको भी ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये एक्सटेंड तो हो रहा है, यहां पर मैं कर देता हूं, ये लो जी, हो गया, हो गया। तो यहां अब हमारा लेवल ऑफ इनकम रहेगा, तो बचत का स्तर, लेवल ऑफ इनकम तो बचत का स्तर। तो असल में जो प्रेरित बचत है वो यहां से इधर वाली लेवल ऑफ इनकम से जो सेविंग होता है, जैसे ये इनकम से ये सेविंग, ये लेवल ऑफ इनकम से ये सेविंग, ये वाली बात, ठीक है। तो इधर का जो स्थिति है वो पॉजिटिव सेविंग ही है असल में, तो धनात्मक बचत आप इधर लिख सकते हैं। इस पॉइंट पर आप बोल सकते हैं सेविंग का लेवल 0 है, सेविंग का लेवल क्या है? 0 है। और इधर वाली जो बचत है वो नेगेटिव सेविंग है,
ऋणात्मक बचत है। क्या सर सभी ऋणात्मक बचत स्वायत्त बचत होते हैं? तो नहीं। जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है, जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है, उस समय जो बचत दिखाई दे केवल वही हमारा बचत स्वायत्त बचत होता है। हमेशा ऋणात्मक बचत स्वायत्त बचत नहीं होता। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो बचत का स्तर ऋणात्मक दिखाई दे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो बचत ऋणात्मक दिखाई दे, केवल वही हमारा स्वायत्त बचत होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात ध्यान रखोगे। समीकरण पूरा वही लिखना, माइनस में ए बार प्लस क्या लिखोगे 1 माइनस बी वाई। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। तो सर प्रत्येक बार डायग्राम आप वैसा ही बना रहे हो, बस इंडिकेट आप कर दे रहे हो अलग अलग तरीके से। हाँ, अब देखो निवेश की जब भी बातें करते हैं तो निवेश की चर्चा वैसे तुम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या लिखोगे? बहुत फेमस वर्ड है ये, आपको पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक की बातें करते हैं। चेंज इन कैपिटल स्टॉक यानी कि पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को हम लोग निवेश कहते हैं। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको डिफिनेशन दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये होता दो तरह का है, एक जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ये यहां पर लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता या फिर प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता। इसका मेन मकसद होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम जन कल्याण के साथ सरकार के द्वारा ही ये किया जाता है। ऐसा बचत कौन कर ऐसा निवेश कौन करती है? तो जनरली देखो कर तो कोई भी सकता है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट के द्वारा ही ये निवेश किया जाता है। इतनी सी बात दिमाग पर रखना, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब देखिए स्वायत्त बचत का क्या मीनिंग है असल में, तो हम कहेंगे स्वायत्त बचत का मतलब है वो वाला बचत जब ये लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये लाभ के मकसद से निवेश किया ही नहीं जा रहा है। निवेश ऐसा है जो लाभ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं यहां पर, ठीक है जी, स्वायत्त निवेश। तो हमने केवल निवेश लिखा वाई एक्सिस पर, चूंकि हमें निवेश की रेखा ही बनाना है, भले ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। और इधर आप लिख दीजिए आय का स्तर। ठीक है, तो सर स्वायत्त निवेश बनेगा कैसे? स्वायत्त निवेश बनेगा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हम यहां पर आई और बेस में ए से लिख देंगे, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ इनकम जीरो है, तब भी देश में मान लो कि 20 करोड़ रुपया का निवेश किया जा रहा है। जब लेवल ऑफ इनकम यहां पर कुछ है तब भी निवेश उतना ही ये किया जा रहा है, स्वायत्त निवेश। जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया तब भी ये निवेश वहीं है, जब लेवल ऑफ इनकम यहां पर हो गया तब भी निवेश वो वहीं है। मतलब ये लेवल ऑफ इनकम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वायत्त निवेश। सर स्वायत्त निवेश चेंज कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहां पर इसको फैक्टर क्या बोल सकते हैं? फैक्टर या फिर फैक्टर्स बोल दो। फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोलते हैं ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ऐसे लिख दिया हमने। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, बार बार इंड्यूस बोल रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को या फिर स्वायत्त निवेश को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? तो प्रभावित करने वाली सबसे पहली बात होती है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं जी इसको? पॉपुलेशन, यानी कि देश की जो जनसंख्या है वो स्वायत्त निवेश को प्रभावित करेगी। जनसंख्या ज्यादा हो रहा है देश में, तो सरकार भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। ठीक है जी। और फिर देखो ये समय के साथ भी परिवर्तित होता है, मतलब गवर्नमेंट यहां पर टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेगी, क्योंकि जनसंख्या समय के साथ बदलती है, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, इसलिए समय के हिसाब से भी प्रभावित होता है। तीसरा तकनीकी परिवर्तन, क्या बोलेंगे? तकनीक। ठीक है जी, तकनीक में बदलाव या फिर तकनीक में परिवर्तन। अगर ऐसा कुछ हो गया, तकनीक में बदलाव हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है जी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त भी सरकार अपना ये निवेश बदल देती है।
इन चीजों से जो है स्वायत्त निवेश तो प्रभावित होता है, लेकिन ये आय के स्तर से या फिर जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर, उस चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल फिक्स रहता है, ऐसा समझ लो। आय के स्तर पर ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। फिर प्रेरित निवेश क्या है सर? तो देखो, प्रेरित निवेश की बातें बहुत सिंपल सी है कि जो हम लोग फायदा कमाने के लिए निवेश करते हैं, तो सबसे पहला बात बोलोगे कि इसमें हम लोग केवल और केवल अपना प्रॉफिट की तलाश करते हैं, है ना, प्रॉफिट यानी कि लाभ को देखते हैं कि हमको लाभ हो रहा है या नहीं। तो इसलिए जनरली बोल रहे हैं, वैसे कर तो कोई भी सकता है इस तरह का निवेश, लेकिन जनरली कौन करना पसंद करता है? तो प्राइवेट सेक्टर। कौन करना चाहता है? तो निजी क्षेत्र करना चाहता है। प्राइवेट सेक्टर जो निवेश कर रहा है वो लाभ कमाने के लिए ही निवेश कर रहा है, ठीक है जी, जन कल्याण के लिए नहीं। हाँ, जन कल्याण इनडायरेक्टली तो हो जाता है इससे, लेकिन मेन मकसद रहता है लोगों को अपना अपना प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर भी आप निवेश का ही बना रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट आप लिखो वाई एक्सिस पर, लेकिन ये वाली जो निवेश की रेखा है ये बिल्कुल ऐसे शुरुआत होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। आप इसको बोल दो यही है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। सर यहां पर दिखा तो दो कि लेवल ऑफ इनकम अगर ये है तो उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है देश में वो इतना हो रहा है मान लीजिए, और जैसे लेवल ऑफ इनकम का या फिर प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है तो इस तरह के निवेश बढ़ा दिए जाते हैं अपनी सोसाइटी में। तो यहां पर बोल दीजिए कि y1 था लेवल ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट था i1। फिर जैसे ही यहां पर हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। तो इस तरीके की बातें आप कर सकते हो, ठीक है जी। अगर मान लो लेवल ऑफ इनकम घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट समझो घट रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये सब बातें यहां पर लिखी जाती है। एक बात और कि लेवल ऑफ इनकम y1 से y2 के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा y, और जो i के बीच में गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा i। और दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, जिसको लिखा जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो लिखा हुआ है मतलब निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? गुणक कहलाता है। लो जी, हो गया। तो ये होते हैं प्रेरित निवेश, यानी कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ने पर यह निवेश बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम घटने पर यह निवेश घटेगा। आय की अपेक्षा ज्यादा है, लग रहा है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा हमको, तो चलो और निवेश बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। तो जब भी प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य बढ़ेगा तो ज्यादा आप निवेश करना चाहोगे। किसी में प्रॉफिट कमाने का एक्सपेक्टेशन कम हो रहा है तो आप उसमें निवेश घटाओगे, ऐसा समझ लो। आगे देखिए, अब यहां पर बात करेंगे हम सामूहिक मांग का। सामूहिक मांग की बातें बहुत ही प्यारी सी है, ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पर 2 सेक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं क्योंकि हमें क्लास 12th में 2 सेक्टर मॉडल पर ही पूरा पूरा बोला जाता है पढ़ने के लिए। तो हमें लिखना है एग्रीगेट डिमांड, जिसको एडी बोलते हैं। इसमें कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड सब कुछ मिला होता है। तो सारे रखे हमने वाई एक्सिस पर, और केवल लेवल ऑफ इनकम या फिर रोजगार का स्तर, आय का स्तर, ये सब लिखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर में। और देखो ध्यान से, अब क्या करने हैं। आपने देखा था कि हमने स्वायत्त उपभोग की बातें या फिर टोटल कंजम्पशन वाली लाइन यहां से शुरुआत कर रहे थे। तो ये हो गया सी, जिसको आप टोटल बोल दो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी है, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है, प्लस प्रेरित उपभोग भी है इसमें। तो स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग दोनों जोड़ करके बना था। इसके जस्ट ऊपर जो हमारा है वो बन जाएगा उसी प्रकार से एग्रीगेट डिमांड। लेकिन सर आपने यहाँ पर स्वायत्त निवेश भी दिखाया था, हाँ जी, वो हमारे यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर बन चुका है। मतलब आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हो, इसी लाइन से शुरुआत होकर के ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप लिख दीजिए ये हमारा हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आई बोलते हैं। उसके बेस में आप आई एक और लिख सकते हो छोटा सा, सॉरी आई मत लिखना, ए लिख देना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, केवल आई भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमें समझना है जो कुल या फिर सामूहिक मांग वो हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस ऊपर में होगा। मतलब सी के जस्ट ऊपर क्या बनेगा? एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है कि सी वाला तो टोटल वैल्यूज रहेंगे ही रहेंगे, प्लस में आई वाला भी रहेगा। तो सी प्लस आई को जोड़ करके इसको तैयार किया जाता है। आप ऐसा बोल दो। अगर आप इसके बेस में आई ये नहीं लिखते तब भी नहीं काटा जाएगा नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप चाहें तो आई हटा सकते हैं, ठीक है जी। और ये रहा पूरा पूरा लाइन, पूरी कहानी आपको मैंने बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। लो जी,
यहां पर इस तरीके की एक रेखा चित्र हमारा बन करके तैयार है। तो आपने इसमें जो है क्या सीखा है, देख लो बहुत ध्यान से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब स्वायत्त निवेश की रेखा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके जस्ट बाद क्या है, कंजम्पशन वाली लाइन, उपभोग वाली लाइन, और फिर दोनों को जोड़ करके ही तैयार किया गया एग्रीगेट डिमांड, इसलिए एग्रीगेट डिमांड थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लियर सी बात है। चलो जी, अब हमें समझना है क्या, देखो अब हमें समझना होगा कि सर सामूहिक पूर्ति की रेखा कहां से शुरुआत होगा। तो सामूहिक पूर्ति की रेखा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरुआत होता है। ऐसा समझिए कि जितना लेवल ऑफ इनकम ही रहेगा देश में, उतना ही के बराबर हम देश में उत्पादन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी एग्रीगेट सप्लाई की बातें करता है तो इसमें दो बातें आती है, एक तो हमारा कंजम्पशन और दूसरा हमारा सेविंग। ठीक है जी, ऐसे समझ लो आप, कंजम्पशन और सेविंग, और फिर इसको बोले हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैसे बना, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दो कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है C प्लस एस। क्या होता है, C प्लस एस होता है। ठीक है जी, जबकि एग्रीगेट डिमांड का क्या बोले थे, C प्लस आई। क्लियर ना, टू सेक्टर मॉडल के अंदर। अब देखोगे ध्यान से, यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमारा जो वो एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन जाता है, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे हैं, ये समझ लो कि 45 डिग्री के कोण से जा रहा है ऊपर उठते हुए। क्लियरली समझ में आ गया। तो क्या सर ये एग्रीगेट सप्लाई, हम बोले एग्रीगेट सप्लाई क्या हमारा वाई के पैरेलल में होता है। हाँ जी, क्योंकि जितना देश में राष्ट्रीय आय होगा उतना ही के बराबर हम देश में समान पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट दोनों यहां पर बराबर हैं। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गया है। तो इसके बारे में कई बार मैं चर्चा आगे करता रहता हूं। देखो अब समझते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है। तो पूर्ण रोजगार का मीनिंग ये होता है कि ये रहा अपना एक एक्स एक्सिस, ये अपना रहा वाई एक्सिस, यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर एक साथ में लेकर के आते हैं हम लोग, तो ध्यान से जरा देखना, एक कारनामा भी आपको यहां पर समझा देंगे हम। अगर एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन देखें तो ये पैरेलल लगातार ये 45 डिग्री के एंगल से जा रहा है, आप ऐसा समझ लो। तो इसको बोल देते हैं कि हाँ सर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल आउटपुट के बराबर है, आप ऐसा समझते हो। ठीक है जी, समझ गए। लेकिन आप ये भी तो बताओ कि एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन कहां से जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन यहां पर वाई एक्सिस से प्रारंभ होकर के जाता है, आप इसका नाम लिख दो एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, अब एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से गया, एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस से प्रारंभ होकर के गया, तो दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काट चुका है वहीं पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। और ऐसी बात बोली है कि इन्होंने, पता है आपको, कि जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाता है वहीं पर रोजगार का निर्धारण होता है। वहीं पर क्या निर्धारण होगा, रोजगार का निर्धारण होगा। इस तरीके से अपना जो वो रोजगार डिटरमाइन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, यहां पर कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ओ एम आपका क्या है, रोजगार का निर्धारण हो चुका है। यहां पर आप रोजगार का स्तर लिख सकते हो जी। ठीक है, रोजगार लिख दो या फिर आय का स्तर लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी, उसी पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होते हैं। एक जरूरी बात सर, यहां पर आप देख रहे हो कि एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन ये है और एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन तो ऊपर है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड देखो ऊपर वाली लाइन है ये वाला, और एग्रीगेट सप्लाई तो नीचे है। इसका मतलब डिमांड वाला ज्यादा है, आप ऐसे बोलोगे कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है इस सिचुएशन में। इसको बोलते हैं डिमांड यहां पर ज्यादा है पूरी अर्थव्यवस्था में, मतलब अधिक के मांग की स्थिति हो चुकी है देश में, महंगाई आने की संभावना है। लेकिन जिस समय मांग की रेखा ये है नीचे और पूर्ति की रेखा है ऊपर, तो इनमें गैप आ गया। तो यहां पर बोला जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, ऊपर दिखाई दे रहा है एग्रीगेट सप्लाई, तो हम एग्रीगेट सप्लाई की साइड मुंह खोल देंगे। इसको बोलते हैं अधिक की पूर्ति की स्थिति, यानी कि सामान हर जगह तो उपलब्ध है लेकिन डिमांड नहीं लोग कर रहे हैं, मार्केट पूरी तरीके से ठप है, मंदी वाली स्थिति आ चुकी है, ऐसा समझ लो। तो यहां पर दोनों बात बराबर है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में, और यहां पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया है एग्रीगेट डिमांड कम है। तो ये तीन सिचुएशन यहां पर दिखाए जा रहे हैं। तो पूर्ण रोजगार सर कहां है, ये वाला रहा ना, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, या फिर आप यहां पर डिनोट कर सकते हो, रुको, या फिर आप इधर कहीं डिनोट, रुको जरा, मतलब या तो यहां डिनोट कर दो या फिर यहां पर डिनोट कर दो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं
फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मतलब कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ठीक है जी, पूर्ण रोजगार इसी को बोलते हैं। जब भी आपको पूर्ण रोजगार पूछा जाता है डायग्राम प्लॉट कर सकते हो। आपको लगता है कि सर डेफिनेशन देना जरूरी है, लेकिन नहीं, डेफिनेशन नहीं चाहिए इसको, इसको चाहिए डायग्राम। आगे समझते हैं अब हम लोग यहाँ पर। क्या सर एक बात आपने तो यहाँ पर बताने वाले थे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड जहां पर मैंने बताया है वहीं पर मैं एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। हमने अगर यहां पर आपको दिखाया एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन, ये वाला ऊपर उठते हुए, तो अभी धनात्मक ढाल वाला है। किसके साथ दिखाया है? लेवल ऑफ इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड ऊपर उठते हुए जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के सवाल हैं, क्या सर ये नेगेटिव स्लोप हो सकता है? हाँ जी, ये ऋणात्मक ढाल भी है, लेकिन कैसे? सर ऐसे में तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना हम क्या बोल रहे हैं। यहां पर हमने लिख दिया क्या? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, सॉरी, हम लिखेंगे प्राइस लेवल। क्या लिखेंगे? प्राइस लेवल। प्राइस लेवल लिख दिया। और यहां पर एक्स एक्सिस पर लिखेंगे अगर एग्रीगेट डिमांड, तो वैसी स्थिति में आप समझना कि जो मांग की रेखा है वो बिल्कुल 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 एक नेगेटिव स्लोप वाला होता है, इस तरीके से होगा। ठीक है जी, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं आपको, एक एक करके ध्यान से देखना। अगर मान लो यहां पर हमारा डिमांड हो रहा है देश में ओवरऑल, तो उस समय देश में मूल्य स्तर की स्थिति क्या है? केवल मूल्य नहीं, मूल्य स्तर यानी कि प्राइस लेवल, तो आप इसको बोल दो P1। ठीक है जी, लेकिन जिस वक्त वस्तुएं सस्ती मिलेंगी आपको, देश में जब सस्ता सामान मिलता है तो हर व्यक्ति उन चीजों का डिमांड करता है ना, जिस प्रकार से ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगा? देश में बढ़ जाएगा। तो यहां पर जैसे प्राइस नहीं, प्राइस लेवल है, ये समझ लो। प्राइस लेवल क्या हुआ? घटा। तो जैसे प्राइस लेवल घटा यानी कि पूरे देश में औसतन सभी वस्तुओं के मूल्य घटने प्रारंभ हो गए, तो सब लोग क्या करते हैं? थोड़ी मात्रा उसको ज्यादा ज्यादा खरीदते हैं, और उस वजह से यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड पहले यहाँ पर था, अब वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुका होता है। तो इसको बोलते हैं असल में लेवल ऑफ इनकम के साथ डिमांड का यहाँ पर रिलेशन कैसा है? एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन यहाँ पर नेगेटिव हो गया, और ऐसी स्थिति में ही हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव स्लोप वाला बनेगा। समझ गए जी? मतलब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर नेगेटिव स्लोप वाला है। प्राइस लेवल के साथ में, प्राइस लेवल के साथ अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव स्लोप वाला है, बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए। लेकिन अगर आय के स्तर के साथ देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर उठते हुए है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर कैसा है? तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है एग्रीगेट डिमांड। तो इतनी सी बात तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये थी थोड़ी सी क्लैरिटी जो कि मैंने आपको दे दिया। अब हमें एक बहुत ही अच्छी बात समझनी है जिससे सवाल आपको पूछे जाएंगे। पेपर के अंदर में सवाल पूछता है। ठीक है जी, पेपर के अंदर का सवाल है, मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना। एक एक बात यहां पर हमने बोला, ये है अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लेकर के चलने हैं, ये भी ठीक है। आय का स्तर हमारा जो है एक्स एक्सिस पर है, या आप चाहे तो यहाँ पर रोजगार का स्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो उत्पाद का स्तर भी लिख सकते हैं, आउटपुट लेवल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जरा होता क्या है। एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन तो बिल्कुल पैरेलल नहीं बल्कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर उठते हुए चला जाएगा, सामूहिक पूर्ति की रेखा। ये सामूहिक पूर्ति की रेखा है, तो आप इसको लिख दीजिए एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देश में जितनी ताकत रहती है, जितना इनकम रहता है, उसके हिसाब से तो प्रोडक्शन किए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड पहले सोचा जा रहा था देश में, वो मान लीजिए कि यहां पर सोचा जा रहा था कि हाँ इतना डिमांड हो जाएगा, ठीक है जी, देश की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छा होगा। लेकिन अगर यहां पर बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अपर्याप्त या फिर निम्न मांग, तो इसका मतलब ये है कि जितना हम सोच रहे थे प्लान डिमांड होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक्स एंटे डिमांड जिसको बोल सकते हैं आप, मतलब प्लान डिमांड, एक्स एंटे डिमांड बोलते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बगल में ई का मतलब हो गया एक्स एंटे डिमांड, मतलब जो हम पहले प्लान डिमांड समझते हैं, मतलब अभी प्लान हो रहा है कि हाँ इतना लगभग डिमांड होगा। जैसे मान लो आप दुकानदार हैं, अब मेला में सामान लेकर के जाएंगे तो कितना लेकर के जाएंगे? कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ हम लगता है इस बार मेला में हमारा इतना सामान बिक जाएगा। ऐसे ही लोग जाते हैं ना बाजार में, तो लोग सोच करके जाते हैं कि लगता है इतना सामान लगभग बिक जाएगा, तो उसके हिसाब से चले गए मार्केट में। लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितना हुआ वो तो बाद में पता चलेगा जब शाम को हम घर लौटेंगे कि भैया मेला में हमारा सामान सारा बिका कि नहीं बिका। तो उसके लिए कहा जाता है
कि अगर हम एक्स एंटी डिमांड देख रहे थे ये वाला, मतलब प्लान डिमांड ये सोच रहे थे हम, लेकिन डिमांड उससे कम अगर रह गया तो यहां पर हम समझते हैं कि जितनी हमने सप्लाई करी थी डिमांड सोच करके, उतना डिमांड तो हुआ नहीं, एक्चुअल डिमांड बहुत कम रह गया, तो उसके नीचे आप ए लिख सकते हैं, या फिर आप इसे पोस्ट डिमांड भी बोल सकते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है जी, तो यहां पर आप कुछ दूसरा नाम दे दो, एफ दे दो, ये ठीक है, ई एफ दे दिया। तो अगर पहले की हम बात करें, यदि ये वाला लाइन नहीं रहता, एक बार हटाते हैं इसको जरा, मान लीजिए ये वाला लाइन नहीं रहता तो कैसा दिख रहा है, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर, तो इस जगह पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो दोनों बात बराबर होता था, मतलब रोजगार थी, पूर्ण रोजगार थी। लेकिन अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये वाला लाइन आ गया, इसका मतलब क्या है, डिमांड यहां पर होना चाहिए था, ये हम सोच रहे थे, प्लान किए हुए थे, लेकिन डिमांड उससे कम रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली स्थिति को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि पहले यहां पर दोनों मिल रहे थे, मतलब ये था हमारा यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, इस वाले पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बाद बराबर था, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यही थी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, डिमांड ये वाला ना रह करके डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, यहां पर आ गया। तो इसका मतलब यहां पर हम एक नाम दे सकते हैं, पहले इसको नाम दे दो ई और इसका नाम दे दो एफ, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ। तो ई से लेकर के एफ के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं असल में हम लोग क्या, तो इसका नाम असल में इन दोनों के बीच का गैप होता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। क्या नाम है जी, डिफ्लेशनरी गैप नाम होता है। समझ गए होगे, मतलब अवस्थितिक अंतराल, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो लिख देना अवस्थितिक अंतराल, मैं यहां पर लिख देता हूं एएफ के बराबर क्या हो गया, अवस्थितिक अंतराल। क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अवस्थितिक अंतराल आपसे पूछता रहता है, अवस्थितिक अंतराल। और ऐसे में है ना, इसका नाम पड़ गया क्या, इसका नाम पड़ गया डिफ्लेशनरी गैप, मतलब डिफ्लेशन आ गया, वस्तुएं मंदी की स्थिति में पहुंच जाएगी, तो यहां पर सामान बिक नहीं रहा है, मार्केट ठप हो चुका है, ऐसे सिचुएशन में जो प्राइस लेवल होगा, ठीक है जी, प्राइस लेवल जो होगा, जो कीमत का स्तर होगा, वो आपका घटना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ठप हो गया मार्केट, सामान नहीं बिक रहा है, तो सस्ता करके बेचना पड़ता है लोगों को मजबूरन, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा, अगले साल हो सकता है लोगों को फैशन बदल जाए और लोग सामान पूछे तक नहीं, तो ऐसी स्थिति को यहां पर देख लेना होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हमें देखना है आधिक्य मांग की स्थिति जरा। तो आधिक्य मांग के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये रहा हमारा पहली वाली स्थिति, ठीक है जी, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। अब देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहां पर भी आपको लेना है, और आय का स्तर, रोजगार का स्तर, ठीक है, ये सब हमें इधर लेने हैं, रोजगार लिख सकते हो या फिर उत्पाद का स्तर लिख सकते हो, ये सब सारा एक्स एक्सिस पर रहेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमने यहां पर शुरुआत कर दिया है, इसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन, जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है। ये तो बात सबको अब तक पता चल गया है बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन सर एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन कहां से जाएगा, तो लो वाई एक्सिस से प्रारंभ होता है, यही है एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन, ठीक है जी। और ये हम सोच रहे थे एक्स एंटे, यानी कि इतना सोच रहे थे डिमांड हो जाएगा, लेकिन नहीं, डिमांड उससे कहीं ज्यादा हो गया अगर, तब क्या करोगे, डिमांड अगर उससे ज्यादा हो गया मतलब डिमांड लाइन ऊपर बना दो, नेक्स्ट वाला। तो इस बार हमने डिमांड वाली लाइन, एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन ऊपर बना दिया, तो इसका मतलब पहले जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सीधी सीधी वाली रेखा यहां पर मिल रहा था, इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं ई पॉइंट, नाम क्या देते हैं इसको, ई पॉइंट। और इसी बिंदु का हम नाम कह सकते हैं कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था, ठीक है जी, इतनी सी बात थी। तो वहां पर रोजगार हमारा तय हो रहा था, ये वाली स्थिति क्या तय हो रहा था, मैं सीधी रेखा से दिखाऊंगा ना इसको, तो ये मान लो यहां पर दिखाया जा रहा था, जिसको आप नेम दे दो OM। अब अगर एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया है, मतलब समझ रहे हो देश में खूब सारा सामान, खूब सारी वस्तुएं सेवाएं डिमांड की जा रही है, तो वैसी वाली स्थिति को हम यहां पर बहुत ही प्यार से दिखाएंगे, क्या भैया ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई, दोनों यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर लाइए इस वाली लाइन को, डॉटेड से लाइन लाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छा लगे डायग्राम, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, अब देश में जो रोजगार का स्तर पहले यहां पर तय हो रहा था, अब रोजगार का स्तर क्या होगा, देश में बढ़ेगा, तो ये वाली सिचुएशन। लेकिन रोजगार क्या बढ़ पाएगा एक्चुअल में, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि देश में पहले ही पूर्ण रोजगार की स्थिति थी,
अब एक्स्ट्रा रोजगार कहां से लाएं हम? देश में एक्स्ट्रा रोजगार नहीं तैयार किए जा सकते। हाँ, एक्स्ट्रा रोजगार जनरेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर पूर्ण रोजगार की स्थिति थी, सबको काम मिल चुका था, जितने लोग काम करना चाहते थे, इच्छुक थे, सब लोग काम पर हैं, ऐसा समझ लो। तो सर गैप जो हुआ, यहां से यहां का गैप, मतलब पहले वाला डिमांड और बाद वाला डिमांड के बीच का जो गैप है, उस गैप का नाम हम लोग क्या देंगे? ये वाला गैप है या फिर ये वाला गैप है, इसका नाम क्या होगा? तो सर इसका नाम हो जाएगा, एक्चुअल में हम कहेंगे कि यहां पर जो गैप आया है उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। चूंकि डिमांड इतना सोच रहे थे हम, लेकिन डिमांड तो ज्यादा हो गया, तो असल में यहां पर नाम है अगर ई, तो आगे यहां पर कहीं पर नाम दे सकते हैं एफ। ठीक है जी, ऊपर कोई नाम दे दीजिए एफ। तो ये जो गैप बना है, यहां से यहां का जो गैप बना है, यही गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी मतलब होता है महंगाई आ गया, तो महंगाई वाली स्थिति को यहां पर दिखाया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब ई से एफ के बीच का गैप है। क्या गैप है वो? ई एफ गैप को क्या बोलते हैं? यहां पर नाम दिया है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप को क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। ठीक है जी, इतनी सी बात हमने समझा दी। क्या सर ऐसी स्थिति में वस्तुओं के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं? तो देखो, ऐसी स्थिति में जो देश में प्राइस लेवल होगा, जो कीमत का स्तर होगा, इसको मूल्य स्तर बोल दो, मूल्य तल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूल्य स्तर बोलो या फिर मूल्य तल भी बोल सकते हैं। प्राइस लेवल, लेवल मतलब तल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा, कीमत का स्तर क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो भैया बढ़ेगा, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रहा है, ऐसा समझ लो। क्योंकि डिमांड खूब जो हो रहा है, हमें दीजिए सामान, हमें दीजिए सामान, हमें दीजिए सामान, तो जितना ही सामान बना है उतना ही तो बन पाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा। डिमांड तो हो रही है कि एक्स्ट्रा रोजगार जनरेट कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा रोजगार दिया नहीं जा सकता, क्योंकि देश पहले ही रोजगार में स्थिति में है। तो देश अगर पहले से ही रोजगार की स्थिति में था, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है देश में, तो जितना सामान बना था उसी का दाम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी पूरी पूरी कहानी। लोचशील विनिमय दर का निर्धारण की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर कहानी वही रहता है। एक बार ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा। ठीक है जी, यहां पर मैं इसको भी समाप्त करता हूं, क्योंकि इतने सारे डायग्राम इसके हो चुके हैं मैक्रो के, तो फाइनली इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। लास्ट चैप्टर का ये डायग्राम आपका। तो यहां पर अब देखो ध्यान से, अगर हम डॉलर पाने के लिए, मतलब डॉलर की हम देख रहे हैं डिमांड, मान लो डॉलर की मांग समझ लो, डॉलर की क्या है? मांग। हम डॉलर की मांग कर रहे हैं और उसके बदले में कीमत क्या चुका रहे हैं? कीमत हम चुका रहे हैं, हम भारतीय लोग, रुपए के रूप में। हम रुपया चुकाने के लिए तैयार हैं डॉलर पाने के लिए, ऐसा समझो। तो उस स्थिति में ये होता है, बिल्कुल मांग की रेखा कैसे होगी? ऋणात्मक ढाल वाली होगी। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड हो रहा है तो लिख दो एफडी, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड। और इस चीज को डिनोट कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना जरा। ऐसे बोला जाता है कि अगर हमको मान लो यहां पर 90 रुपए के हिसाब से, मतलब 90 रुपए चुका करके हमको मिल रहा आज के समय में $1। ठीक है जी, 90 रुपया चुका करके $1 मिल रहा है। और वही चीज अगर सस्ता में मिलता, कि हम मान लो कि यहां पर चुकाते 80 रुपया, तब हम क्या डिमांड करते ज्यादा? हाँ जी हाँ, मतलब अगर हमको वो 80 रुपया में मिल जाता $1, तो हम कहते भैया एक काम करो, सस्ता दे रहे हो तो एक काम करो, हमको ज्यादा डॉलर दे दो, मतलब $5 दे दो हमको, है ना? किस रुपए के हिसाब से? 80 रुपए के हिसाब से हमको $5 दे दो। मतलब जैसे ही कम कीमत हमको चुकाना पड़ता है डॉलर के लिए, तो हम डॉलर की डिमांड बढ़ा देते हैं। समझ गए होगे? तो ये था डिमांड वाली बात। सप्लाई की बात अलग करते हैं, आपको दोनों बात पहले अलग अलग समझाते हैं, फिर एक साथ में ले आएंगे। अब ये रहा, ठीक है, फिर से वही वाली बात, यहां पर कीमत दे दो और रुपए के रूप में हम इसे चुका रहे हैं। और इस बार आप रखोगे डॉलर की पूर्ति। ठीक है जी, डॉलर की क्या रखना है? पूर्ति। जरा ध्यान से देखिएगा, पूर्ति की रेखा जैसे होता है ना ऊपर उठते हुए, वैसे ही होगा ये। जैसे वस्तु की पूर्ति, वैसे ही यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज का क्या? सप्लाई। अब देखना ध्यान से, अगर ये कीमत उसको दोगे, ठीक है जी, तो चूंकि वो बेचने वाला है वही तो सप्लाई करेगा, तो सप्लाई वो कितना करने के लिए तैयार है? मान लो यहां पर इतना सप्लाई करने के लिए तैयार है, मतलब वो $3 हमको देने के लिए तैयार है। कितने रुपए के हिसाब से? है ना, कुछ भी मान ले सकते हैं, अगर चाहे तो यहां पर आप $1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि $1 हमको वो देने के लिए तैयार है, कितने रुपए के हिसाब से? मान लीजिए कि वो हमको देने के लिए तैयार है 90 रुपए के हिसाब से।
लेकिन अगर उसे कीमत ज्यादा दें हम, अगर हम उसे को बोलें कि लो भाई हम ज्यादा तुमको कीमत देंगे, ठीक है, तो क्या वो मुझे डॉलर देगा या नहीं। मान लो हम 95 रुपए चुकाने के लिए तैयार हैं उसके लिए, तो वो हमें ज्यादा सप्लाई कर देगा डॉलर, ठीक है जी। और वाइस वर्सा इसको बोल सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर वो $3 $5 कुछ ऐसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पर ले लेता है हमसे कितना, 95 रुपये, तब जाकर के हमको वो $5 देने के लिए तैयार है। मतलब उसको आप ज्यादा मूल्य चुकाओगे तब आपके पास ज्यादा सप्लाई की मात्रा बढ़ेगी डॉलर वाला। डॉलर हमारे पास जब ज्यादा आएगा जब हम उसको ज्यादा मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहेंगे भारतीय रुपया में, मतलब हम ज्यादा कीमत चुकाएंगे तब वो हमारे पास डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा समझ लो। लेकिन अगर हम उसके डॉलर की, मतलब यहां पर बात कर रहे हैं सप्लाई वाला, तो अगर हम उसको कम कीमत दें भारतीय रुपया में, जैसे मान लो कि अगर हम ले लेते हैं 80 रुपया, तो 80 रुपया अगर हम देने के लिए तैयार हैं तो वो कहता है ना 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 भैया ना, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, हम आपको उतना नहीं दे पाएंगे। तो लो वो डॉलर देने के लिए तैयार है $1/2 समझ गए, कम कीमत दोगे तो सप्लाई कम कर देगा। अगर दोनों रेखाएं देखें तो एक ऊपर से नीचे एक नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों को एक साथ में ले आओगे तो वहीं पर आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट का डिटर्मिनेशन हो चुका है। तो ये थी आज की पूरी पूरी कहानी, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के सभी डायग्राम हमने आपको समझा दिए हैं जी, ठीक है। और इन डिटेल इन डेप्थ इन डायग्राम्स को अगर पढ़ने हैं आपको, एक एक करके चीजें समझना है और भी बेहतरीन तरीके से, तो आप वन शॉट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। वन शॉट में सारी कहानी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कीमत आपने चुकाया है भारतीय रुपया के रूप में, और इधर जो है वो मांग और पूर्ति रख दो डॉलर का, मांग और पूर्ति रख दो डॉलर का, ठीक है जी। मांग और पूर्ति रख दिया हमने किसका, डॉलर का। तो देखो जरा, अब मांग की रेखा किधर बना, मांग की रेखा यहां पर बना, क्या बना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन सप्लाई किधर जाएगा, ये रहा सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का, दोनों कहां मिले, इस पॉइंट पर। यही बिंदु बोल दो ई बिंदु है, इसका नाम क्या बोल दो, ई बिंदु। यहीं पर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और सप्लाई तय हो गया, ये वाला, इसको आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर आप लिख दो उसका कितना भारतीय रुपया में तय हो गया, उसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, भारतीय रुपया में तय हो गया, इतना पैसा चुकाओगे तब इतना डॉलर मिलेगा, ये वाली बात है। क्योंकि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई हो चुका, समझ गए जी। यहीं पर पूरी तरीके से फुल्ली डिटरमाइन हो जाता है ये रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ लोचशील विनिमय दर, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर तय हो रहा है, ये सरकार यहां पर हस्तक्षेप नहीं करती लोचशील विनिमय दर के निर्धारण में। तो आज की कहानी पूरी पूरी यहीं पर होती है समाप्त। और अब आप लोग जो भी डिमांड करोगे वो मैं आपको सप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। आप मुझे बताओ चैट्स में कि आपको और क्या चाहिए, क्योंकि मैंने माइक्रो के आपको पहले ही कंप्लीट करके दे दिए हैं डायग्रामेटिक। अगर आपको और भी कुछ चीजें नीड है या जरूरत है तो आप मुझे चैट्स में बता देना। आप सभी बच्चों के लिए मैं वो चीजें सप्लाई करने की हर संभव कोशिश तो जरूर कर सकता हूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।